आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल को दिया तरक्याती मंसूबों का तोहफा। दुर्गापुर में तेल और गैस, बिजली, सड़क और रेल के शोबों से मुताल्लिक मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। पीएम मोदी ने बिहार को दिया 7,200 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का तोहफा। ओपोजिशन को बनाया निशाना, कहा कि नया बिहार बनाएंगे, एक बार फिर एनडीए की हुकूमत बनाएंगे। छत्तीसगढ़ शराब घपले में ईडी को बड़ी कार्रवाई। साबिक वजीर आला भूपेश बघेल के बेटे चैतन्या को गिरफ्तार करके रायपुर की खुसूसी अदालत में किया गया पेश। ईडी ने 5 दिन का मांगा रिमांड। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैली अदालत में जारी की बीजेपी लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर हमलावर, कहा कि राहुल अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के सिया कारनामों की जांच पर क्यों कर रहे हैं एतराज। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को धमकी देने पर की गई सरजनिश। और अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर से वज़ीर आज़म ने मगरबी बंगाल के लिए 5,400 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और इसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बांकुड़ा और पुरुलिया में 1,950 करोड़ रुपए के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद, पीएम ऊर्जा गंगा के तहत 1,190 करोड़ रुपए की लागत वाले 132 किलोमीटर तवील दुर्गापुर कोलकाता सेक्शन का इफ्तिताह, दुर्गापुर और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशनों में 1,457 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले आलूदगी पर काबू पाने के निजाम और फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की रिटर्वेशन के लिए इफ्तिताह और बर्धमान के टुपसी और बांडवेश्वर में सेतु भारतम प्रोग्राम के तहत 380 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीरशुदा 36 किलोमीटर लंबी पुरुलिया कोटशीला रेल लाइन की दोहरीकारी और आरओबी का इफ्तिताह शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाना हमारा अज़्म है, जिसके लिए हुकूमत तरक्की के जरिए तफवीज़ इख्तियारात, रोजगार के जरिए खुद इन्हिसारी और हसासियत के जरिए अच्छी हुक्मरानी का रास्ता अपना रही है। 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। वहीं वज़ीर आज़म ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने रेलवे के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, दोहरीकारी और वंदे भारत की देखभाल के बुनियादी ढांचे का आगाज किया। उन्होंने समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के दरमियान खुदकार सिग्नलिंग, दरभंगा थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों को दोहरा करने के काम का इफ्तिताह किया। उन्होंने पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों की देखभाल के बुनियादी ढांचे और भटनी छपरा दही रेल लाइन पर खुदकार सिग्नलिंग, 4,080 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन को दोहरा करने का भी संग बुनियाद रखा।
वजीर आजम ने मोतिहारी गांधी मैदान से 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि मुस्तकबिल मशरक़ी भारत का है, ऐसे में बिहार को तरक्की याफ्ता बनाना ही होगा। उन्होंने बताया कि यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल में बिहार को दिए गए तरक्याती फंड्स में कितना फर्क है और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस आरजेडी बिहार के खिलाफ इंतकाम की सियासत करती थी, जिसे एनडीए ने खत्म कर दिया। बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। वज़ीर आज़म ने NH 319 के मोहनिया से पररिया सेक्शन का इफ्तिताह किया और इसके अलावा उन्होंने आरा में बनाए जाने वाले बाईपास का संग बुनियाद रखा। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने दही तरक्की, माही परवरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतालिक तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बिहार में तकरीबन 61,500 सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए 400 करोड़ रुपए का कम्युनिटी फंड्स जारी किया और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 मुस्तफिदीन को 162 करोड़ रुपए की किस्त जारी की और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,000 मुस्तफिदीन को भी गृह प्रवेश कराया। वज़ीर आज़म ने कुछ मुस्तहिकीन को उनके घरों की चाबियां हवाले की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिहार कभी मायूसी में डूबा हुआ था। आरजेडी वाले गरीबों का पैसा लूट लिया करते थे। हालात ऐसे थे कि खौफ के मारे लोग अपने घरों को पेंट तक नहीं करवाते थे। उन्हें खदशा होता था कि कहीं मकान मालिक को ही ना उठा लिया जाए। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगान हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म ने बिहार के नौजवानों को रोजगार और खुद के रोजगार की सिमत उठाए गए इकदामात और फैसलों की जानकारी का इयादा किया।
उन्होंने कहा कि लालटेन का दौर चला गया जब कुछ लोग रोजगार देने के नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री भी करवा लेते थे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो तमाम लोग जो पसमानदा हैं उनकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं, जबकि पसमानदा के नाम पर सियासत करने वाले लोग और पार्टियां सिर्फ अपने खानदानों तक महदूद हैं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। वज़ीर आज़म ने मोतिहारी के अवामी मीटिंग में पीएम धन धान्य कृषि योजना के बारे में बताया। इस स्कीम के तहत शिनाख्तशुदा अजला में किसानों की मदद की जाएगी और उनकी पैदावार और आमदनी बढ़ाने के लिए जामे काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी के एक लड़के अनुराग के जरिए उन्हें राम मंदिर पेश करने का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने लड़के को खत लिखने का वादा भी किया। मोतिहारी के अनुराग ने गत्ते का इस्तेमाल करते हुए एक अजीमुल शान राम मंदिर बनाया था। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। बिहार के वजीर आला ने ऑपोजिशन पर बिहार के लिए कुछ नहीं करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू हुकूमत ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं कि वो लोग क्या पैसा लगाते थे जी, बहुत कम, 24,000 से अधिक हुआ। लेकिन हम लोग तो उसके बाद तुरंत बढ़ाते और आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हम लोग पूरा का पूरा राज्य सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं, जहां रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ खुलकर अपनी मुखालिफत का इजहार करने पर बीजेपी राहुल गांधी पर हमला कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर गैर जरूरी तौर पर अपने बहनोई की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस लीडर पर भी इस मामले पर मुलव्विस होने और मिली भगत का इल्जाम लगाया। चार्जशीट ईडी ने फाइल की है रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध, उसमें बड़े गंभीर आरोप है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए थे जब उन्होंने 58 करोड़ का लैंड डील किया, और राहुल गांधी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इसको जो है राहुल गांधी हाउंडिंग मानते हैं? आज एक तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से या तो उनको जानकारी थी रॉबर्ट वाड्रा के काले कारनामों के बारे में, या हो सकता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व भी थे। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ इसी प्रकार के आरोप, इसी प्रकार के चार्जेस जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं। यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसने मात्र 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को हड़पने का काम किया था। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, जिनके बैंक अकाउंट में मात्र 1 लाख है, वो 58 करोड़ की डील करते हैं। दूसरी तरफ यही काम करने का आरोप राहुल गांधी पर है, जिन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 50 लाख के एवज में 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां हड़पी थी एजेएल की। तो ये 1-2 का 4-4-2 का 1 में पूरी तरह से राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जो है भागीदार दिखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में अब कर्नाटक हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। हुकूमत ने पुलिस इंतजामिया को मुरिद इल्जाम ठहराते हुए अदालत को बताया कि पुलिस को तकरीब के हवाले से बाज़ाब्ता एतराज़ दर्ज कराना चाहिए था और सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि तकरीब के लिए सरकारी तौर पर इजाज़त नहीं दी गई थी। और इससे कबल कर्नाटक हुकूमत ने भगदड़ के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब घपले के मामले में आज सुबह छत्तीसगढ़ के भिलाई में साबिक वजीर आला भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा। इस दौरान भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल चैतन्य बघेल को रायपुर की ईडी ऑफिस ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी के बारे में कहा कि उन्हें इंसाफ के इंतजाम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जांच में ताउन करने की बात भी कही। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वो लालू यादव की अर्जी पर जल्द समाअत करे। लालू यादव ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई के साथ इस मामले में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट ने 29 मई के अपने हुक्म में लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ताहम हाई कोर्ट ने मुकदमे को मंसूख करने के मुतालबे को बरकरार रखते हुए एक नोटिस जारी किया था, जिसकी मजीद समाअत 12 अगस्त को होनी है। लालू यादव ने इस उबूरी हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि हरियाणा के शिकवापुरा में जमीन के सौदे से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा और दीगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनके बहनोई को हिरासा किया जा रहा है। और इसका जवाब देते हुए मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन
सस्ते दामों पर खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए इसे ज्यादा कीमत पर बेचा और तमाम तर ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ईडी को तहकीकात के दौरान इल्जामात सच्चे लगे तो उन्हें इन हकाइक का सामना करना चाहिए। 2009 से 14 के बीच में मैं अपोजिशन का एमपी था। बीकानेर में ये आम चर्चा है कि इन्होंने किसानों की जमीनें सस्ती दर पे खरीदी और मुनाफा कमाने के लिए महंगी दर पे बेची और सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया। ये आम चर्चा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमने तो लोकसभा में उस समय भी मुद्दा उठाया था। तब से जांच करते करते ईडी ने पाया कि आरोप सही है, हमें चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए, तो उनको फेस करना चाहिए ना ईडी को। वाराणसी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को शरपसंद और दहशतगर्द कहने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और हर तबका बिला तफरीक इससे मुंसलिक है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये वही तबका है जो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर समाज में जात पात की लड़ाई को हवा देने की कोशिश करता है। सीएम योगी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतवा दिया। दिल्ली से एक काबिल सताइश पहल शुरू हुई है। खवातीन की सेहत को तरजीह देते हुए आज शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का इफ्तिताह किया गया। इस मरकज का मकसद वजारत में काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन को बर वक्त बुनियादी सेहत की खदमात फराहम करना है। इस इफ्तिताही तकरीब में कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल के साथ कानून सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू राठी राणा और वजारत के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय ने इसमें एक कक्ष बनाया है, विशेष करके महिला आरोग्य कक्ष, जिसमें थोड़ा फिटनेस के कुछ इक्विपमेंट है, कुछ उनकी जो फिट रहने के लिए जो नेसेसिटी आवश्यकता है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इन्होंने। अच्छा प्रयोग है, अभिनव प्रयोग है, नवाचार है। मुझे लगता है कि ये हम फिट तो इंडिया फिट इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने जुमे को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के दारुल-हुकूमत लेह में मुनक़िद एक तकरीब में उन्होंने ओहदे और आज़दारी का हलफ लिया। कविंदर गुप्ता लद्दाख के तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इससे कबल फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कविंदर गुप्ता का इंतजामी और सियासी तजुर्बा लद्दाख के तरक्की और गुड गवर्नेंस को एक नई सिमत देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। हलफ लेने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मैं लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर लद्दाख की तामीर नौ के लिए काम करेंगे। लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नव निर्माण के लिए काम करेंगे। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। एक अहम फैसला करते हुए अमेरिकी महकमा खारजा ने पहलगाम हमले में मुलव्विस TRF को एक गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने TRF को पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा की फ्रंट तंजीम और इत्तेहादी करार दिया है। बयान में खास तौर पर जिक्र किया गया है कि TRF ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 26 बेगुनाह शहरी मारे गए थे और ये हमला 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बाद भारत में शहरियों पर होने वाला सबसे मोहलिक हमला है। बयान में कहा गया कि TRF ने 2024 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमले भी किए हैं। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।
तोहरा भाभी मेयर बन जाए, हमरा कहाँ भरोसा।